apomixis. So basically, apomixis is a kind of unusual sexual reproduction in which there is no gamete formation, there is no fusion of gametes, or there is no formation of zygote, and the further process that is the embryo will develop from zygote. ये जो भी normal sexual reproduction में जो steps होते हैं, these are absent in apomixis. In apomixis, the embryo develops directly from the ovule or any part of the embryo sac. That is called as apomixis. ठीक है. Now the apomixis is of two types, apogamy and apospory. If the embryo is developed from the cell of the gametophyte, then it is called as apogamy, and if the embryo is developed from the diploid sporophytic cell, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी. ये क्या है, ये कल मैंने ठीक से अच्छे से डिस्क्राइब आपको किया था, फिर से एक बार करना है. ये डिप्लॉयड क्या है, क्योंकि वी नो दैट ओनली गैमेट्स आर हैप्लॉयड, अदर देन गैमेट्स ऑल द सेल्स आर डिप्लॉयड. So that is why specifically यहाँ पर mention किया है, when the embryo develops from the diploid sporophytic cell, any sporophytic cell will develop into embryo, that will be called as apospore. Clear hai? Yes. Now there are some types or categories of apomixis: recurrent apomixis, non-recurrent apomixis and adjunctive embryony. So ये जो तीन different categories है वो देखते हैं अभी. Now in recurrent apomixis, the embryo sac generally rise either from an archisporial cell or from some other part of the nucellus. Now हमको पता है कि जो भी embryo develop होगा, that will be, मतलब एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक से होगा आगे जाके, क्योंकि whatever जो भी होता है वो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक होता है, बराबर है ना. सो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो आर्चिस्पोरियल सेल से या एनी सेल ऑफ न्यूसेलस से डेवलप होता है. आर्चिस्पोरियल सेल मैंने आपको बताया था, आर्चिस्पोरियल सेल का मतलब है एनी सेल जो नॉर्मल कंडीशन में आगे जाके स्पोर मदर सेल का काम करती है, दैट इज आर्चिस्पोरियल सेल. इफ इट इज मतलब मेल गैमेटोफाइट होगा तो उसमें दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, and if it is a female gametophyte then it will be called as megaspore mother cell. ठीक है. Yes. So this is the archisporial cell. So any archisporial cell will grow into an embryo sac, or any cell of the nucellus will grow into a embryo sac. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक. Yes. तो दिस इज कॉल्ड एज रिकरेंट एपोमिक्सिस. ये जनरली ज्यादा होता है, दैट इज व्हाट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस. In diplospory, the unreduced embryo sac is derived from the diploid megaspore mother cell. Now recurrent apomixis में, if the embryo sac is developed from the megaspore mother cell, then it will be called as diplospory, because मेगास्पोर मदर सेल होगा या माइक्रोस्पोर मदर सेल, एनी जो भी होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, क्योंकि दीज आर द सेल्स विच आर गोइंग टू गिव राइज टू द गैमेट्स इन नॉर्मल कंडीशन. ठीक है. सो दीज सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड इन नंबर. दैट इज व्हाई if the embryo sac is developed from the megaspore mother cell, we call it as diplospory, because this megaspore mother cell is diploid in nature. Clear है? Yes. Now non-recurrent apomixis में, in this type the megaspore mother cell undergoes, see यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन में होता है ना कि मियोसिस होगा एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक तैयार होगी वगैरह वगैरह, वो सारे
चीजें यहाँ पर हैपन होती है. सो इन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज नॉर्मल meiotic डिवीजन एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म. यानी जैसे नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल सेक्सुअल डबल सेक्सुअल और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें जैसे प्रोसेस होती है, उसी तरीके से मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, इट विल फॉर्म एम्ब्रियो सैक. यहाँ तक की स्टेप्स नॉर्मल कंडीशन में होती है वैसी ही होती है. हियर द एम्ब्रियो अराइजेस आइदर फ्रॉम द एग बाय पार्थेनोजेनेसिस. नाउ पहली स्टेप्स जो है वो कॉमन है, नॉर्मल कंडीशन में होती है वैसे, बट जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो एम्ब्रियो डेवलप गैमेट फ्यूजन से नहीं होगा. तो फिर एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द एग. जो एग सेल होता है उसी से एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होता है. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होगा. ओनली द फीमेल एग विल grow into an embryo without any fertilization. That is why यहाँ पर उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस, जहां पर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? So in this condition the embryo arises from the egg by the parthenogenesis or from some other haploid cells of the gametophyte through apogamy. तो एक कंडीशन हमने देखी, एम्ब्रियो विल डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द फीमेल एग बाय पार्थेनोजेनेसिस. दूसरी कंडीशन होती है जिसमें एपोगैमी होता है. नाउ एपोगैमी का मतलब हमने यहाँ पर देखा है. एपोगैमी यानी एनी अदर जो गैमेटोफाइटिक सेल होता है उससे एम्ब्रियो फॉर्म होगा, क्योंकि गैमेटोफाइटिक सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है. ठीक है ना? एम्ब्रियो सैक जो है वो हैप्लॉइड होता है. गैमेटोफाइटिक ऑर्गन यानी एम्ब्रियो सैक, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर. समझ में आ रहा है? So the plants produced by this method are generally sterile and do not reproduce sexually. So ऐसे जो plants है जिनमें non recurrent apomixis होता है, these plants are generally sterile होते हैं and इनमें sexual reproduction हमको नहीं मिलेगा. They will always reproduce by this method only. यानी रिकरेंट एपोमिक्सिस से ही उनमें आगे रिप्रोडक्शन होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, इस तरीके से कोई भी प्रोसेस ऐसे प्लांट्स में जिनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है उनमें नहीं होगा. क्लियर है? Yes, ma'am. And the third type is adventive embryony. Now in this type the embryos may develop from somatic nucellus or integments along with the normal zygotic embryo. Now इस कंडीशन में यहाँ पर एम्ब्रियोज लिखा है स्पेसिफिकली. इसका मतलब क्या है? मोर देन वन एम्ब्रियोज आर फॉर्म इन एडवेंटिव एम्ब्रियो. राइट? नाउ मोर देन वन कैसे कैसे फॉर्म होगा? Either the embryo will be formed from the somatic cell of the nucellus, यानी nucellus जो होता है उसका कोई भी सेल एम्ब्रियो फॉर्म करने में हेल्प करेगा या उसका कोई भी सेल एम्ब्रियो फॉर्म करेगा. और जो इंटेगमेंट्स होता है, एनी सेल ऑफ द इंटेगमेंट विल फॉर्म एम्ब्रियो. सी 1 minute. Any cell of nucellus or any cell of integument will form embryo along with zygotic embryo. यानी zygotic embryo तो यहाँ पर 100% फॉर्म होगा ही होगा. ठीक है? जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है ना, गैमेट फ्यूजन होने के बाद जो भी प्रोसेस होती है उस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्म होगा. बट दिस इज द वन एम्ब्रियो एंड अदर एम्ब्रियो जो होता है वो न्यूसेलस से या इंटेगमेंट से फॉर्म होगा. इन दिस वे यहाँ पर मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं. समझ में आ रहा है? हेलो? So in adventive embryony, more than one embryos are formed. One embryo is formed like that of the normal type, and additional embryos are formed from the cells of nucellus or from the cells of integments. In this way, more than one embryos are formed, and this gives rise to
polyembryony. Poly many, embryony embryos. Many embryos are formed at the same time. This happens in examples दिए common in orange, lemon वगैरह. So these are the three categories of apomixis: recurrent, non-recurrent and adventive embryony. समझ में आ रहा है? रिपीट करना है? मैम एक बार रिपीट करो. See, in recurrent apomixis, the embryo sac will be developed from the archisporial cell or other part of nucellus. This is called as recurrent apomixis. इसको हम recurrent क्यों बोलते हैं? क्योंकि most of the time इसी तरीके से apomixis होता है. Embryo will be formed by the archisporial cell or from the nucellus. ठीक है? Now diplospory का meaning क्या है? If the embryo sac is developed from the megaspore mother cell. Megaspore mother cell is always diploid. That is why we call it as diplospory. ठीक है? डिप्लोस्पोरी यानी सी, जैसे हमने यहाँ पर देखा रिकरेंट में, एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द आर्चिस्पोरियल सेल और न्यूसेलस. नाउ आर्चिस्पोरियल सेल इज सेम एज मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल नॉर्मल कंडीशन में एग फॉर्म करती है, फीमेल एग फॉर्म करती है. आर्चिस्पोरियल सेल का मीनिंग वही होता है. दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन नॉर्मल कंडीशन. ठीक है? सो यहाँ पर जो हमने रिकरेंट टाइप जो देखा उसमें बेसिकली डिप्लोस्पोरी जो है वो डिप्लोस्पोरी यहीं पर आ जाती है. सो embryo sac is either developed from the archisporial cell, that is the diploid megaspore cell, or from other part of the nucellus. Now यहाँ पर nucellus भी diploid ही होता है, archisporial cell भी diploid ही होती है. Only embryo sac जो होता है वो haploid होता है नॉर्मल कंडीशन में. समझ में आ रहा है? दिस इज रिकरेंट एपोमिक्सिस. नाउ नॉन रिकरेंट में क्या होता है? यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो नॉर्मल मियोसिस शो करती है. रिकरेंट में मियोसिस वगैरह कुछ नहीं होता है. यहाँ पर मियोसिस होता है. द मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल फॉर्म द हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक. ठीक है? नाउ इसमें दो कंडीशंस होते हैं. एक तो एम्ब्रियो सैक डेवलप होने के बाद जो एग सेल होता है उसके अंदर वो डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म करता है बाय पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है? यानी विदाउट फ्यूजन विद द मेल गैमेट डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म होगा. दिस विल बी द फर्स्ट कंडीशन. एम्ब्रियो अराइजेस from egg cell by parthenogenesis. This is one condition. और दूसरा कंडीशन क्या होता है? Any other haploid cell of the gametophyte will develop the embryo. These are the two conditions. This is first and this is the second condition. समझ में आ रहा है? This is non-recurrent क्यों? क्योंकि ये ज्यादा नहीं दिखाई देता है, अमाउंट कम होती है. That is why non-recurrent. अभी recurrent का मीनिंग हमको पता है, recurrent, non-recurrent, right? एंड जो थर्ड टाइप है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है? नॉर्मल जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, प्लस एडिशनल एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं न्यूसेलस से या तो इंटेगमेंट से. इन दिस वे सिंगल टाइम पे मोर देन वन एम्ब्रियोज आर फॉर्म. दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी. दिस इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. ठीक है? एडवेंटिव यानी मेनी होता है ज्यादा. जैसे हमने 11th में या 10th में आपने रूट सिस्टम सीखा होगा, तो उसमें टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. टैप रूट में क्या होता है? मैं सिर्फ इस ध्यान में कैसे रखना है इसके लिए. टैप रूट में एक सिंगल इस तरीके से रूट होता है, इसको छोटे छोटे हेयर लाइक छोटे छोटे रूट्स होते हैं. एडवेंटिशियस में कैसे होता है? एक ही पॉइंट से बहुत सारे रूट्स अराइज होते हैं, है ना? सो दिस इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी बहुत सारे एम्ब्रियोज एट द सेम टाइम फॉर्म हो गए. जैसे यहाँ पर बहुत सारे रूट्स डेवलप होते हैं एक ही टाइम पे. टैप रूट में सिंगल रूट, प्राइमरी रूट जो होता है वो सिंगल होता है, देन सेकेंडरी आते हैं. यहाँ पर ये सारे के सारे प्राइमरी होते हैं. समझ में आ गया? दैट इज वाई हम इसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, बिकॉज पोली एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम. क्लियर है?
Genetically identical plants can be produced effectively and rapidly by apomixis. So जो ये apomixis है, apomixis से genetically identical, क्योंकि this is a kind of असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे ही काम करता है, जिसमें दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गैमेट फॉर्म ही नहीं होते यहाँ पर। समझ में आ रहा है? यानी ओनली सिंगल पेरेंट इज नीडेड। सिंगल पेरेंट अगर रिप्रोडक्शन के लिए लगता है तो वो जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे या जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी उसके पेरेंट प्लांट से। ठीक है ना? सो एपोमिक्सिस जो है, इट इज द इफेक्टिव वे टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स एंड रैपिडली होता है। ये रैपिडली होता है क्योंकि हमको यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोने भी दिखाई देती है, एक साथ में बहुत सारे एम्ब्रियोज भी हम फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्थेनोकार्पी। अभी हमने जैसे देखा पार्थेनोकार्पी यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। Now this term is coined by Knoll. This is the name of the scientist who सबसे पहले जिन्होंने पार्थेनोकार्पी स्टडी किया एंड उस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी नेम दिया। It is the condition in which fruit is developed without the process of fertilization. It occurs naturally in some varieties of pineapple, banana, papaya, etc. So पार्थेनोकार्पी नेचुरली भी होती है एंड आजकल हम हमारे फायदे के लिए भी पार्थेनोकार्पी का यूज करके जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं उनमें हम पार्थेनोकार्पी यूज करते हैं। सो नेचुरली भी हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है पार्थेनोकार्पी। सो बेसिकली पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस इन विच seeds and fruits are formed without the fusion of gametes or without fertilization. ठीक है? Now in these plants it seems that the placental tissue in the unfertilized ovary produces auxins which is responsible for the enlargement of ovary into a fruit. See, हमको बेसिक ये बात पता है कि जो भी ओवरी होती है वो ओवरी आगे जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म हो। हमने कल के लेक्चर में देखा था ना कि एक एक प्रोसेस दूसरे, मतलब दिस इज अ चेन ऑफ, मतलब ये चेन होती है एक्चुअली, है ना? कि फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होने के बाद अगर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है तभी जाइगोट जो होगा वो डिवाइड होना शुरू करेगा। सो दिस इज अ चेन एंड जब जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होना शुरू होता है एट दैट टाइम कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होती है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं ओवरी को टू डेवलप इनटू अ फ्रूट। दिस इज अ चेन इन नॉर्मल कंडीशन। तो उसी तरीके से जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी भी हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो फिर ये हार्मोन्स उस कंडीशन में कौन सीक्रेट करेगा? तो ये जो प्लासेंटल टिश्यू होता है, प्लासेंटा का मीनिंग अभी हमको पता है क्या होता है, हमने ओव्यूल स्टडी किया है ना? ओव्यूल या सीड, आगे जाके ओव्यूल का ही सीड बनता है। तो ये जो सीड है वो फ्रूट को एक टिपिकल पॉइंट पर अटैच होता है। दैट पॉइंट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। सो ये जो प्लासेंटल टिश्यू होता है जहां पर ओवरी अभी तक फर्टिलाइज नहीं हुए, तो ये जो प्लासेंटल टिश्यू है इट विल स्टार्ट सीक्रेटिंग IA, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, उसी को हम ऑक्सीन्स बोलते हैं। सो ऑक्सीन्स आर सीक्रेटेड, व्हेन ऑक्सीन्स आर सीक्रेटेड एट दैट टाइम ओवरी विल स्टार्ट डेवलप इनटू अ फ्रूट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पक्का समझ में आ रहा है? हेलो, एक बार रिपीट कर। सी नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, एक तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, करेक्ट है? नॉर्मल इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, राइट? फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होगा, बराबर है?
एट द सेम टाइम डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट एंड ट्रिपल न्यू जो पेन होता है वो भी फॉर्म होता है, बराबर है ना। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये दोनों फॉर्म होते हैं प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर जेड एंड पी लिखा है, पी इज द पेन, राइट। नाउ जब पेन में डिविजन्स शुरू होते हैं तभी जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, करेक्ट है, ये हमने देखा है। अगर इसमें डिवीजन शुरू नहीं होता तब तक जाइगोट डिवाइड नहीं होता है एम्ब्रियो फॉर्म करने में। तो नॉर्मल कंडीशन में पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट भी डिवाइड होके एम्ब्रियो मिलेगा हमको। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। जब एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं ऑक्सिन्स, ठीक है। तो व्हेन ऑक्सिन्स आर सीक्रेटेड, then and then only the ovary will start developing into a fruit, यानी ओवरी एनलार्ज होने लगती है, ओवरी का साइज बढ़ने लगता है एंड वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये जो भी है इसके बाद ऑक्सिन्स सीक्रेट होंगे एंड देन ओनली फ्रूट विल बी फॉर्म, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन। नाउ पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यानी ये जो प्रोसेस है ये कुछ भी नहीं है, करेक्ट है, ये सारा का सारा पार्थेनोकार्पी में होता ही नहीं है। डायरेक्टली एम्ब्रियो आता है, डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अभी एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है ये हमने एपोमिक्सिस में देखा, 3 डिफरेंट कैटेगरीज देखी, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटिव, जो भी 3 कैटेगरीज है उसका हेल्प लेके एम्ब्रियो फॉर्म होगा, करेक्ट है। तो एम्ब्रियो जब फॉर्म होगा उस वक्त ऑक्सिन्स नॉर्मल कंडीशन में जैसे रिलीज होते हैं वैसे ही और यहाँ पर भी ऑक्सिन्स रिलीज होंगे एंड ओवरी विल स्टार्ट डेवलप इनटू अ फ्रूट। समझ में आ गया। सो ये सारी प्रोसेस कैंसिल होके भी आगे जाके ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है एंड फॉर दिस पर्पस जो हॉर्मोन्स लगते हैं दैट इज ऑक्सिन्स लगते हैं, those are secreted by the placental tissue of the ovary. So ये जो ओवरी होती है जो कि जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है ना, ये सारी प्रोसेस हुई ही नहीं है यहाँ पर, तो ओवरी का जो प्लासेंटल टिश्यू होता है दैट टिश्यू विल सीक्रेट ऑक्सिन्स। नाउ प्लासेंटल टिश्यू का मीनिंग क्या है ओवरी का, अगर मैं यहाँ पर ओवरी निकालती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो इसके अंदर सीड्स होंगे, करेक्ट है, यानी ओव्यूल होगा, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो ये जो ओव्यूल होता है दिस ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल, करेक्ट है। तो ये जो अटैचमेंट का यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है अटैचमेंट का, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। सो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट सीक्रेट करता है ऑक्सिन्स को इफ द ओवरी इज अनफर्टिलाइज्ड। क्लियर है? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. The fruit resembles the normally produced fruits, but it is seedless. तो यहाँ पर जो ओव्यूल्स है वो सीड्स में डेवलप नहीं होगी, बट ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? सो दैट इज वाई वी कैन नॉट सी, मतलब ये जो फ्रूट्स होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। Okay. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीएम्ब्रियोनी, मीनिंग हमको पता है मेनी एम्ब्रियोज आर फॉर्म एट अ सेम टाइम। So this is the development of more than one embryos inside the seed and the condition is described as polyembryony. So many embryos are formed in the seed. एक single seed में बहुत सारे embryos form होते हैं. This is polyembryony. It was first noticed by Leeuwenhoek. This is the name of the scientist who discovered this process in seeds of citrus. तो उन्होंने जो citrus का genus है उस जीनस में जब स्टडी किया तब उनको ये पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन मिली। अभी यहाँ पर हमने थोड़ी टाइम पहले एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यानी पॉलीएम्ब्रियोनी सीखा था, तो यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि ये जो कॉमन है ऑरेंजेस या लेमन, ये जो भी है ये प्लांट्स जो है ये इसी जेनरा में आते हैं, साइट्रस जेनरा में आते हैं,
लेमन को साइट्रस भी बोलते हैं, पता है ना? हाँ। हाँ, तो ऑरेंजेस, लेमन, ये भी जो भी फ्रूट्स है वो साइट्रस जेनेरा में आते हैं। एंड इसी जेनेरा को स्टडी करते हुए उनको पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन स्टडी करने को मिली या उन्होंने ऑब्जर्व किया। In this, occurrence of more than one embryo in a seed which consequently results in the emergence of multiple seedlings. So बहुत सारे embryos होंगे तो बहुत सारे seedlings हमको एक साथ मिल सकते हैं. The additional embryos result from the differentiation and development of various maternal. नाउ डिफरेंट एम्ब्रियोज दो डिफरेंट तरीके से ओरिजिनेट होते हैं, वो कैसे होते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पर. द एडिशनल एम्ब्रियोज रिजल्ट, एडिशनल एम्ब्रियोज यानी हमने जब एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं देखा था तो उसमें क्या देखा था कि नॉर्मल जाइगोट फॉर्म करके एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड एडिशनल एम्ब्रियोज जो होते हैं वो न्यूसेलस से या तो फिर इंटेगमेंट से फॉर्म होते हैं, राइट? तो यहाँ पर यही ध्यान में रखना है. एडिशनल एम्ब्रियोज का मीनिंग क्या है? नॉर्मल एम्ब्रियो यानी गैमेट फ्यूज होके नॉर्मल एम्ब्रियो भी फॉर्म होगा, लेकिन एडिशनल कहाँ से आते हैं वो हमको यहाँ पर देखना है. द एडिशनल एम्ब्रियोज रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल एंड जाइगोटिक टिश्यूज. तो एक तो एडिशनल एम्ब्रियो जो होता है वो जो नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद, अगर वो सिंगल इस तरीके से अगर वो जाइगोट है, डेवलप होने के बाद इसी के डबल या ट्रिपल पार्ट्स पड़ जाए होते हैं, तो एवरी पार्ट विल डेवलप इनटू अ स्पेसिफिक एम्ब्रियो. मतलब एक ही जाइगोट के 4 एम्ब्रियो बन जाएंगे, जैसे ट्विन्स ट्रिपलेट्स होते हैं ना ह्यूमंस में, उस तरीके से. ठीक है, तो ये एक ही से होगा, ये एक कंडीशन होती है. So the development of various maternal and zygotic tissues associated with the oval cell. So polyembryony may be true or false. तो इसी वजह से polyembryony दो टाइप की होती है. It is either true or false depending upon whether many embryos arise in the same embryo sac or in different embryo sac. अगर एक ही embryo sac से बहुत सारे embryos develop होते हैं इस तरीके से, एक ही जाइगोट डिवाइड होगा 4 एम्ब्रियोज में, देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रू. लेकिन अगर बहुत सारे जाइगोट एक ही एम्ब्रियो सैक में डिफरेंट डिफरेंट तैयार होते हैं, ईच वन विल डेवलप इनटू अदर, मतलब अलग अलग एम्ब्रियो में डेवलप होगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज फॉल्स. समझ में आ रहा है? जैसे हम ट्रिपलेट्स या ट्विंस देखते हैं ह्यूमंस में, उनमें कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ट्विंस होते हैं जो एग्जैक्टली दिखने में कार्बन कॉपी होते हैं एक दूसरे की, है ना? एंड कुछ ट्विंस होते हैं जिनको देख के भी पता नहीं चलता कि ये ट्विंस हैं, अगर बोलेंगे तभी समझेगा कि हाँ वी आर ट्विंस. बराबर है ना? तो जो ट्विंस एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, दोनों के दोनों फीमेल बेबीज होंगे या दोनों के दोनों मेल बेबीज होंगे, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं. लेकिन जो दिखने में अलग अलग दिखते हैं वो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं. एंड दैट इज वाई सेक्स में डिफर, मतलब दोनों मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, या एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि दे डेवलप फ्रॉम द डिफरेंट जाइगोट्स. दो अलग अलग सॉरी एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं एंड उन दोनों अलग अलग एम्ब्रियोज से दो बेबीज डेवलप होते हैं. लेकिन एक ही एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है एंड आगे जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है उसमें वो एक एम्ब्रियो दो इसमें डिवाइड हो गया एंड वो दोनों एम्ब्रियो अलग अलग, देन वो दिखने में सिमिलर दिखते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. तो इसी तरीके से प्लांट्स में अगर होता है, एक ही एम्ब्रियो से अगर पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन अराइज होगी देन इट विल बी ट्रू. एंड बहुत सारे एम्ब्रियोज सीड में फॉर्म होते हैं देन इट विल बी अ फॉल्स कंडीशन. So polyembryony, it may be true or false depending upon whether many embryos arise in the same embryo sac, then ये true है, और in different embryo sac, then it is false. ये ध्यान में कैसे रखना है? बेसिकली यहाँ पर जब ट्रू की बात करेंगे हम
मैं इसीलिए उसी सेम कलर से मार्किंग यहाँ पर कर रही। ट्रू कब होगा? इफ many embryos arise in same embryo sac, this will be true condition. ठीक है। एंड सॉरी, एंड फॉल्स कंडीशन क्या है? फॉल्स में इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स अगर डेवलप होता है तो ट्रू यानी ब्लैक मार्क किया है वो है, फॉल्स यानी डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स में अगर डेवलप होता है तो। क्लियर है यहाँ पर? Yes. In adventive polyembryony, an embryo developed directly from the diploid cell of the nucellus and integument. तो polyembryony जो अभी हमने सीखा, adventive polyembryony लास्ट टाइप जो था एपोमिक्सिस का, हाँ। उसमें क्या होता है? embryo develops directly from the diploid cell of nucellus और integument, करेक्ट है ना? एक उससे Yes. डेवलप होता है। इन ये एक टाइप हो गया एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी का, मतलब दिस इज वन ऑफ द टाइप्स कि जिसमें एम्ब्रियो विल डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस एंड इंटेगमेंट्स। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? जो सिंगल जाइगोट फॉर्म हुआ है, जाइगोट में सबसे पहले डिवीजन होने के बाद एक जाइगोट दो सेल्स में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, करेक्ट है? Yes. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि जो सिंगल जाइगोट है, इफ दिस इज अ सिंगल जाइगोट, इसमें सबसे पहली डिवीजन होगी तो दो सेल्स हमको मिलेंगे, एक बड़ा होता है एक स्मॉलर हाँ। होता है। इसको Yes. हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, सॉरी प्रो एम्ब्रियो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो जब नॉर्मल जाइगोट फॉर्म होके प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, दिस प्रो एम्ब्रियो जो है ये बहुत सारे क्लीवेजेस होते हैं इसमें एंड मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एवरी पार्ट विल एक्ट एज अ एम्ब्रियो। समझ में आ गया? Cleavages means? क्लीवेज यानी जैसे हमने इसमें देखा था ना, सेल डिवीजन में देखा था। देखो दिस इफ दिस इज अ सिंगल सेल, तो ये जो सिंगल सेल है ये इस तरीके से क्लीवेज फॉर्म करना शुरू कर देती है। क्लीवेज यानी डीपनिंग फॉर्म होता है एक हाँ साइड हाँ में हाँ। ऐसे, एंड Yes. ये Yes. डीपनिंग अंदर 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 जाते जाते हाँ हाँ हाँ। दो सेल्स मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज फॉर्मेशन। तो ये जो हाँ। पॉली सॉरी प्री एम्ब्रियो है, दिस प्री एम्ब्रियो शोज दिस टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस। सो इन क्लीवेज, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि वहां पर क्लीवेज फॉर्म होता है। द जाइगोट प्री एम्ब्रियो समटाइम्स divides, मतलब it forms cleavages into many parts as or units। तो इस तरीके से इसको बहुत सारे क्लीवेजेस आके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तैयार हो जाएंगे एंड एवरी सेल विल एक्ट एज अ सेपरेट एम्ब्रियो। ठीक है। एंड अगर Yes. सेपरेट एम्ब्रियो जैसे एक्ट करेगा तो हर एक एम्ब्रियो से न्यू सीडलिंग हमको मिलेगा। द पॉलीएम्ब्रियोनी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द न्यू प्लांट्स। सो पॉलीएम्ब्रियोनी के वजह से जो सर्वाइवल का चांस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूसेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर। सो जो ये न्यूसेलस एडवेंटिव, अभी एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियो हमने देखा, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में इफ द न्यू से जो एम्ब्रियो है वो न्यूसेलस के सेल से डेवलप होता है, देन इट इज वेरी, ये जो प्रोसेस है ये हम हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दैट इज वाई ये एक्सप्लेन किया उन्होंने कि दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की Okay. एक ब्रांच है जिसमें हम नए नए वैरायटीज डेवलप करते हैं प्लांट्स के वगैरह। जो जीन्स हमको चाहिए, जो क्वालिटीज हमको प्लांट्स में चाहिए, वो क्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो ब्रांच होती है दैट इज हार्टिकल्चर होता है। उसमें हम न्यूसेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी का यूज करके एट द सेम टाइम मेनी प्लांटलेट्स कैन बी फॉर्म। समझ में आ Okay. गया? Yes, ma'am. So I think this is the end of this lesson, no? Yes. Parthenogenesis is the development of embryo directly from the egg cell or a male gamete. So either egg cell will form the embryo or the male gamete, यानी female gamete और male gamete will form the embryo. फ्यूजन नहीं होगा, हाँ। इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस।
और दिस इज अ काइंड ऑफ एपोगैमी, क्योंकि एपोगैमी में भी यही होता है ना कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली Involved. वन जो आइदर एंड्रोशियम और Male. गाइनेशियम इज इन्वॉल्व. ठीक है. नाउ अगैमोस्पर्मी. Here the plants produce seeds, but the embryo inside it is produced without meiosis or syngamy. तो अगैमोस्पर्मी में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बट मियोसिस या जो मियोसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड सिनगैमी यानी गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं है तो गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा. सिनगैमी यानी मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होना, ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी. बट स्टिल Yes. दीज प्लांट्स हैव सीड्स, उसको हम बोलते हैं अगैमोस्पर्मी. ठीक है. Yes. पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय स्प्रेइंग गिबरलिन्स, delaying pollination, यूज ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन्स एक्सेट्रा. सो पार्थिनोकार्पी जैसे हमने देखा कि पाइनएप्पल, बनाना, पपाया, इनमें नेचुरली हमको मिलता है कि पार्थिनोकार्पी नेचुरली प्लांट्स फॉलो करते हैं, बट आर्टिफिशियली भी हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? तो जैसे यहाँ पर ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन हमने देखा, उसी तरीके से गिबरलिन्स भी होते हैं. सो बाय स्प्रेइंग गिबरलिन्स ऑन द प्लांट्स, और प्लांट्स में पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम डिले करते हैं, और डिफरेंट पोलन ग्रेन्स यूज करते हैं, फॉरेन पोलन ग्रेन्स यूज करते हैं टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन सर्टेन प्लांट्स. समझ में आ रहा है? Yes. Genetically uniform parental type seedlings are obtained from nucellar embryos. So अगर हमको जेनेटिकली आइडेंटिकल आगे की जनरेशन चाहिए पेरेंट से, देन वी फॉलो द न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी. अगर हम न्यूसेलर सेल का यूज करते हैं एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए, देन whatever the next progeny is formed, it is genetically identical to its parent. क्लियर है? तो हार्टिकल्चर में Yes. दैट इज वाई यहाँ पर स्पेसिफिकली हमको बताया है ना कि न्यूसेलर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हार्टिकल्चर. तो अगर हमको बहुत सारे सीडलिंग्स सेम टाइम पे चाहिए, तो न्यूसेलर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी का हम यूज करके नर्सरीज में भी जो प्लांट्स मिलते हैं वो इसी तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं कि या लैब्स में भी इसी तरीके से हम करते हैं. जो टिश्यू कल्चर बोलते हैं उसमें भी यही यूज करते हैं, न्यूसेलर सेल्स का यूज करते हैं, सो दैट जो भी एम्ब्रियोज मिलेंगे वो सेम जेनेटिक कंपोजिशन के होंगे, एंड उनसे जो आगे जाके सीडलिंग्स मिलेंगे या जो भी प्लांटलेट्स हमको मिलेंगे, दोज विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. ठीक है. Yes. तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है. इफ एट ऑल अगर कोई डिफिकल्टी है, अभी कुछ है जो री एक्सप्लेन करना है वगैरह? No, ma'am. ओके.